नमस्कार, वेलकम टू ट्राई एकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रेसिपिटेशन को मेज़र किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, जनरली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्थ में। किससे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ डेप्थ में। उदाहरण के तौर पर सपोज ये मेरे पास एक एरिया है, मान लो इसका एरिया है सपोज 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेशन हुई है। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पर टोटल रेनफॉल यानी टोटल पानी इस एरिया पर 10⁴ मीटर क्यूब गिरा है। तो डेफिनेटली डेप्थ ऑफ रेनफॉल क्या होगी? डेप्थ ऑफ रेनफॉल होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 10⁴ मीटर क्यूब, उसके बाद एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वेयर, तो विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे इस कैचमेंट एरिया पर टोटल रेनफॉल हुई है 1 सेंटीमीटर। तो ये बस एक एग्जाम्पल था। तो हमेशा याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन को, रेनफॉल को हमेशा हम डेप्थ के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, यानी कि हमारे टोटल एरिया पर कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है और उसे उस एरिया से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेंगे? डेप्थ ऑफ रेनफॉल। और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल हम जनरली रेन गॉजेस से मेज़र करते हैं। रेन गॉजेस का एक और नाम है जिसे पल्वियोमीटर कहा जाता है, उसे ओमरोमीटर कहा जाता है और उसे हाइटोमीटर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेटिंग ऑफ रेन गॉजेस। सेटिंग ऑफ रेन गॉजेस का क्या मीनिंग है? मतलब रेन गॉजेस हमें कैसा, किस प्रकार से सेट करना चाहिए। तो देखिए, जिस ग्राउंड पर हम रेन गॉज सेट करेंगे वो ग्राउंड हमेशा लेवल में होना चाहिए, यानी उसका सरफेस होना चाहिए हॉरिजेंटल, अनइवन नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा अनइवन नहीं होना चाहिए, हमेशा सरफेस हॉरिजेंटल होना चाहिए। उसके बाद जो हम रेन गॉज यूज़ करेंगे वो हमेशा ग्राउंड के पास हो, मतलब ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर ना हो, यानी ग्राउंड के बहुत नियर हो, ताकि विंड उसे अफेक्ट ना करे। और उसके साथ साथ हमारा गॉज भी थोड़ा सा एकदम क्लोज टू ग्राउंड नहीं, थोड़ा सा हाई होना ही चाहिए। क्यों? अगर एकदम क्लोज टू ग्राउंड होगा तो स्प्लैशिंग होगी, फ्लडिंग होगी, उसके वजह से हमें जो वॉल्यूम ऑफ रेन है तो वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें फेंसिंग देनी है। फेंसिंग कितनी देनी है? एटलीस्ट 5.5 बाय 5.5 मीटर स्क्वायर की हमें उन्हें क्या देनी है? फेंसिंग देनी है, ताकि कोई जानवर उसे आकर डिस्टर्ब ना करे। और नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर टू इंस्ट्रूमेंट, यानी हमारे उस रेन गॉज के पास कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं लेस देन 30 मीटर, यानी 30 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमें रेन गॉजेस के लिए चाहिए नहीं है, उससे दूर ही चाहिए। या फिर 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर मान लो हमारा रेन गॉजेस यहाँ है और सपोज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो मैं मान लूँ दिस इज हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हमारी 10 मीटर है, तो एटलीस्ट हमारा रेन गॉज इस हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से 20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अब देखेंगे हम रेन गॉजेस के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो देखिए, रेन गॉजेस को डेफिनेटली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। इससे कहते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज और एक है रिकॉर्डिंग रेन गॉज। देखिए, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज का एक एग्जांपल है साइमंस रेन गॉज। ये जनरली इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है और इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इतना याद रखिए कि रिकॉर्डिंग कौन सी है और नॉन रिकॉर्डिंग कौन सी है। अब इसे है रिकॉर्डिंग रेन गॉज। रिकॉर्डिंग रेन गॉज में आता है टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइपन टाइप रेन गॉजेस। तो देखिए, इसे रिकॉर्डिंग रेन गॉजेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कंटिन्यूसली प्लॉट करता है। उसके रेन गॉजेस में ग्राफ पेपर अटैच होता है और वो कंटिन्यूसली रेनफॉल अगेंस्ट टाइम को प्लॉट करता है। उसकी वजह से हमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मिल जाती है, उसके वजह से हमें ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल का पता लग जाता है। इसके साथ साथ ये तो बस कन्वेंशनल मेथड है। अभी तो सैटेलाइट की मदद से, रेडार सिस्टम की मदद से भी हम रेनफॉल निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ी एडवांस मेथड है। अब देखेंगे हम नेटवर्क डेंसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में मिनिमम कितने रेन गेजेस हमें यूज़ करने हैं। तो इसके लिए WMO ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है WMO। तो उन्होंने कहा है अगर आपका रीजन फ्लैट रीजन है जो टेम्परेट जोन में या मेडिटेरियन जोन में या ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो आपको एटलीस्ट 1 रेन गॉज लगाना ही पड़ेगा 600 to 900 किलोमीटर स्क्वायर के लिए। अगर वही आपका माउंटेनस रीजन है तो वहाँ पे आपको 100 to 250 किलोमीटर के लिए 1 रेन गॉज 1 स्टेशन होना ही चाहिए। और आपका एरिड और पोलर जोन है तो वहाँ पे 1 स्टेशन होना चाहिए 1500 to 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के। और उन्होंने ये भी कहा है कि एटलीस्ट 10% गॉजेस ये सेल्फ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट बात है, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 10% यानी अगर सपोज मैं 10 रेन गॉजेस यूज़ करता हूँ तो एटलीस्ट 1 जो होना हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी रेन गॉजेस बीच में वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं ड्यू टू सम फिजिकल रीज़न।
अब नेक्स्ट हमें इंडियन स्टैंडर्ड ने रिकमेंडेशन दी है, ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड कोड है और ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अगर हमारा प्लेन रीजन है तो एक रेन गॉज एटलीस्ट होना चाहिए 520 किलोमीटर स्क्वायर के 520 किलोमीटर स्क्वायर के लिए। और अगर आपका कोई रीजन हो उसका एवरेज एलिवेशन अगर 1000 मीटर हो, यानी किसी रीजन का एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर हो, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 रेन गॉज लगाना ही होगा फॉर 260 टू 390 किलोमीटर एरिया के लिए। और अगर आपका हिली एरिया हो और जहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी हेवी हो तो आपको 130 किलोमीटर के लिए एक रेन गॉज का यूज़ करना ही करना है। अब हम देखेंगे एडवोकेसी ऑफ रेन गॉज नेटवर्क, यानी ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज नेटवर्क क्या है। तो देखिए ये जो है ना, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज ये जनरली विथ रिस्पेक्ट टू अलाउएबल डिग्री ऑफ एरर, यानी कितना डिग्री ऑफ एरर आपको चाहिए उस हिसाब से आप नंबर ऑफ रेन गॉजेस कितने यूज़ करोगे फील्ड में, उसका एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कंसीडर करता हूँ कि मुझे जो रेनफॉल जो मैं काउंट करूँगा, रेनफॉल को मैं फाइंड करूँगा, अगर उसको मैं 10% एरर के लिए एज्यूम करता हूँ कि मेरे कैलकुलेशन में 10% एरर आती है, तो मुझे नंबर ऑफ रेन गॉज यानी ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज कितने यूज़ करने हैं, इसका ये रिलेशन है। CV यानी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे 100 इंटू सिग्मा 1 माइनस अपन पी बार। अब देखिए सिग्मा m माइनस 1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और पी बार होता है हमारा मीन प्रेसिपिटेशन। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम आने वाले अभी न्यूमेरिकल में कवर करेंगे, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उन्होंने कहा है अ कैचमेंट हैज़ अ 6 रेन गॉज स्टेशन, यानी कोई एक कैचमेंट एरिया है टोटल, तो वहाँ पे 6 रेन गॉज स्टेशन आपको दिए गए हैं। और इन्होंने कहा इन अ ईयर द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड बाय द गॉजेस आर एज फॉलो, यानी 6 रेन गॉज स्टेशन है और उन्होंने दिया है एनुअल रिकॉर्डेड, उन्होंने कितनी रेनफॉल रिकॉर्ड की है। जैसे कि स्टेशन ए ने रिकॉर्ड किया है 82.6 सेंटीमीटर रेनफॉल, स्टेशन बी ने किया है 102.9 सेंटीमीटर, वैसे स्टेशन सी, स्टेशन डी, स्टेशन ई, स्टेशन एफ ने किया है 136.7। अब उन्होंने देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ गॉजेस। अब उन्होंने पूछा है हमें स्टैंडर्ड एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, यानी उन्होंने पूछा है हमें ई की वैल्यू। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल हमारे पास रेन गॉज कितने हैं, 6 रेन गॉज है, जिसे मैं एम से डिनोट करूँगा। अब हम फाइंड करेंगे मीन प्रेसिपिटेशन यानी पी बार। पी बार फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी 82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेन गॉज। ईजी है मीन एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118.60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या मीन प्रेसिपिटेशन निकल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस के लिए हमें चाहिए CV की वैल्यू, तो CV फाइंड करने के लिए हमें पी बार की ज़रूरत थी, तो पी बार हमने निकाल लिया है। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे सिग्मा n-1 विच इज इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का काफ़ी ईजी फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ होता है P माइनस पी बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m-1 एंड टोटल रेन गॉज -1। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू अंडर रूट ऑफ, अब देखिए समेशन दिया तो हमें ऐड करना पड़ेगा पी बार कितना है 82.6, फर्स्ट स्टेशन के लिए 82.6 है, उसमें से माइनस करेंगे हम ये जो मीन रेनफॉल निकाली है 118.60, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस सेकंड लेंगे, सेकंड दिया है हमें 102.9, इसमें से हम माइनस करेंगे 118.60, इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से हम तीसरा करेंगे 180.3 माइनस 118.60, इसका लेंगे स्क्वायर, इसी प्रकार से प्लस करेंगे फोर्थ टर्म 110.3 माइनस करेंगे 118.6, इसका करेंगे होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से करेंगे 98.8 माइनस 118.60 होल स्क्वायर प्लस, और आखिरी का टर्म है हमारा 136.7 माइनस 118.6 होल स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ p माइनस पी बार, और इसको हम डिवाइड करेंगे m-1 से। तो हमारा m की वैल्यू कितनी है, टोटल रेन गॉज कितने हैं 6 है, और उसमें से हम माइनस करेंगे 1, यानी हमारा सिग्मा m-1 की वैल्यू आ जाएगी 35.04 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें सिग्मा n-1 भी पता चल गया, हमें p बार भी पता चल गया, तो हम निकालेंगे अभी cv क्या है, cv है 100 इंटू सिग्मा m-1 अपॉन पी बार। तो यहाँ पे हम अभी वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू सिग्मा m-1 की वैल्यू क्या है 35.04, और हमें पी बार की वैल्यू क्या है, पी बार की वैल्यू है 118.60। अब इसको हम पुट करेंगे तो हमारा सी की वैल्यू आ गई 29.54। हमारी सी तो हमें मिल गया है। अब क्या उन्होंने कहा है कि हमें एरर फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल। तो डेफिनेटली यहाँ देखिए हमें रिलेशनशिप पता है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ रेन गॉजेस इज इक्वल टू हमारा होता है ऑप्टिमल CV डिवाइडेड बाय एरर का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दी है 6, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें क्लियरली एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गॉजेस के लिए हमें निकालना है। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गॉजेस क्वेश्चन में दिया ही है, देयर आर 6 रेन गॉजेस, तो डेफिनेटली हमारा रेन गॉजेस 6 है। उसके बाद CV तो अभी हमने निकाला है अभी 29.54, और उसके बाद ये एरर उसका करेंगे स्क्वायर, विच इम्प्लाइज इससे एरर हमारा निकल जाएगा 12.06%, यानी इतना हमारा एरर है। यानी इस जो डेटा हमने निकाला है, जो एवरेज मीन रेनफॉल हमने निकाली है, तो वहाँ पे हमें एरर कितना आ रहा है, हमें एरर आया है वहाँ पे 12.06%। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा है, अगर सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फॉर 10% ऑफ एरर, अब उन्होंने कहा है कि हमारा एरर बस 10% आना चाहिए, तो हमें एडिशनल कितने और रेन गॉजेस रिक्वायर्ड है, 6 तो है, पर 6 के साथ और कितने रेन गॉजेस रिक्वायर्ड होंगे, तब जाके हमारा 10% एरर एस्टिमेशन होगा। तो ये तो काफ़ी इजी है, बाकी तो कैलकुलेट हमने कर ही लिया है, तो हमको पता है। बी पार्ट के लिए देखते हैं, वी नो दैट n इज इक्वल टू CV अपॉन एरर का होल स्क्वायर। अब देखिए CV तो वही रहेगा सेम, क्योंकि डेटा सेम है तो CV तो सेम ही रहेगा 54। और अब देखिए अब एरर हमें 10 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें एरर 10 चाहिए, तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो वी गेट 8.73 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9। अब इनिशियली कितने थे हमारे पास, इनिशियली थे हमारे पास 6 रेन गॉजेस, और हमें रिक्वायर्ड है अभी 9, तो देयरफॉर एडिशनल नंबर ऑफ गॉजेस, रेन गॉजेस कितने चाहिए, 9 चाहिए, और हमारे पास थे 6, तो हमें चाहिए टोटल 3। तो हमें 3 एडिशनल नंबर ऑफ रेन गॉजेस चाहिए फॉर एरर ऑफ 10% एरर के लिए हमें 3 एडिशनल नंबर ऑफ रेन गॉजेस चाहिए। तो यहाँ पे हम हमारा ये सेशन कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम प्रेसिपिटेशन के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, और फिर हम मूव करेंगे इवैपोरेशन के लिए। तो ट्राई एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।